बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मईशत में तो एक इर्तियाश है, सियासत में एक इर्तियाश है और ज़ाहिर है पाकिस्तान के मारूजी हालात में सियासत और मईशत का बिल्कुल बराह रास्त एक दूसरे से राब्ता और वास्ता जुड़ा हुआ है। और इस हफ्ते तो ज़ाहिर है मईशत बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन इसलिए भी है और रहेगी कि पूरे जो अगले माली साल का जो तखमीना और पूरे माली साल की जो सबसे अहम तरीन मश्क होती है, यानी कि बजट, वो बस अभी आने लगा है 48 घंटों बाद। तो इसलिए इस हवाले से बहुत सारी बातें जारी और वैसे भी ज़ाहिर है आम आदमी अक्सर हमें ये कहता सुनता नज़र आता है कि भाई ये सियासत, ये इक़्तिदार में आए, वो इक़्तिदार में आए, ठीक है हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हर किसी की अपनी लाइकिंग है, बिलोंगिंग्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली आम आदमी को जो मैटर करता है वो ये कि भाई उसकी जेब पे क्या असर पड़ा है। तो बहुत सारे सवालात का जवाब आवाम जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते जब सामने उसके मुकाबले में ये सवालात हो कि आटा कितने का है, रोटी कितने की है, चीनी कितने की है, पेट्रोल कितने का, उसके जेब पे कितना असर पड़ रहा है। तो ये हफ्ता बहुत अंडर डिस्कशन है, सियासत और मईशत दोनों। और अंदर इसी हवाले से बात करते हैं माशी परफॉर्मेंस कैसी है, माशी परफॉर्मेंस पिछली गवर्नमेंट की कैसी रही, आवाम के लिए कोई उम्मीद है बेहतरी की या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि सारे सियासी मुखालफीन एक दफ़ा बैठ जाएँ, या ये बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कुछ बुनियादी जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उस पर इत्तेफाक हो जाए ताकि कोई भी हुकूमत आए कम अज़ कम उन मुआशी पॉलिसी को धचका ना लगे, ताकि गरीब आदमी मुआशी एतबार से कम मुतासर हो। ज़रा सारे मामला में हम बात करते हैं। अभी बजट आने वाला है, तो अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातचीत की, उनका इनपुट लिया कि बजट में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें। मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर लीडर डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब तशरीफ़ फरमाए। सर बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब। और हमारे साथ बतौर तज्ज़ियाकार ARY न्यूज़ को उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। मैं वेलकम भी करता हूँ उनको अपने शो में भी और ARY न्यूज़ में भी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस सफ़र को उनके लिए और इदारे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा बनाए। खावर गुमन साहब, ऑफ कोर्स सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो हमारे साथ हैं। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू ARY न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। और बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे अपोजिशन से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, हम बस उनके हम मुंतज़िर हैं। सर इफ्तिखार दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, ये बता दें अभी अब से थोड़ी देर पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वक्त है कि हम मीसाक़ी मईशत का सोचें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का सोचें। अब ज़ाहिर उसकी जुज़ियात अपनी जगह, लेकिन बुनियादी तौर पर आइडिया यही है ना कि एक ऐसा कम अज़ कम इन बातों पर बदतरीन सियासी मुखालफीन का भी इत्तेफाक हो जाए कि ये मुआशी पॉलिसीज़ पर जो है वो हम सियासत नहीं करेंगे या एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे, पहले से इस पर तय कर लें ताकि गवर्नमेंट के चेंज होने से मईशत पर असर एक हद तक तो ना गुज़रे लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। इस पर क्यों PTI रिलक्टेंट है? इसमें क्या हर्ज है कि अपनी सारी सियासी मुखालफत अपनी जगह रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ों पर इत्तेफाक कर लें जिनका ताल्लुक सियासत से ना हो, मईशत से हो। और ये अच्छा, अगर वही ऑफर आज कर रहे होते तो हम कहते कि यार ये अच्छी बात है, कल तक आप कहते कि यार कल तक जब हम हुकूमत में थे तब याद नहीं आया, अब वज़ीर आज़म बन गए हो तो याद आ गया। नहीं, कल जब वो अपोजिशन में थे तब भी वो यही कह रहे थे, जब आपकी सियासी मुखालफत थी तब भी वही कह रहे थे कि अच्छा भाई हमसे मुखालफत करो लेकिन एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो। इसमें क्या मसला है, ये क्यों नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, बात ये है कि इनके जो प्रपोजिशन हैं, जो ये चार्टर ऑफ इकानमी की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस पाकिस्तान के इस मुल्क खुदादाद के तमाम मसाइल जो हैं स्पेशली इकानमी से रिलेटेड, वो इनकी पार्टी के और इनके साथ जो अलाइंस है उन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि 37 साल से एक इक़्तिदार में थे, 52 साल से दूसरे इक़्तिदार में थे। अगर ये इतने ही अच्छे थे तो मुल्क का मसला हल कर देते। अभी आपसे पहले प्रोग्राम में शवाक अहमद साहब आए हुए थे, अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में अरशद शरीफ आपके प्रोग्राम में थे। उन्होंने खुद आके बताया, इकोनॉमिस्ट हैं वो, कि 6% आपकी GDP ग्रोथ थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी तकरीबन 10.98 पे चल रही थी। तमाम जितने भी आपके अदाद थे, जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, वो आपको जो है पॉजिटिव रेटिंग दे रहे थे। पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया था। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि सियासत जो है ना करें आप, तो सियासत तो उन्होंने खुद की, बल्कि सियासत क्या, इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की। एक चलती हुकूमत, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं थी, यहाँ पे जो है
मुश्किल सूरत हाल यानी कोविड से निकल के 5 बेहतरीन हम जो है मुल्कों में शामिल हुए जिन्होंने कोविड को हैंडल किया। सॉरी, ये आप अपनी मुआशी अच्छा। कारकर्दगी गिनवा रहे हैं ना। अभी तो मैं इस डिबेट में जा ही नहीं रहा कि किसने अच्छा परफॉर्म किया किसने नहीं। आई एम श्योर कि उनका दावा इससे बरक्स होगा कि नहीं जनाब, जब हम आए तब लोड शेडिंग थी, नून लीग कहेगी हमने खत्म की। जब हम आए तब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, हम जब गए तब 6% के आसपास थी। मैं तो अभी सिर्फ कह रहा हूँ कि कुछ बुनियादी चीजों पर एक टेबल पे क्यों नहीं बैठ सकते आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहें कि मुआशी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है हमारी अच्छी है, वो तो एक अलग डिबेट है ना। कुछ बेसिक चीजों पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? मैं इस पे ना एक नुक्ता रखना चाह रहा हूँ जो कि जर्नली ना डिबेट होनी चाहिए। ये जितना पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जो पॉलिटिक्स है बेसिकली, जो कि इनहेरिट हुई है ग्रीक से ऑनवर्ड, ये हमारे पास आई है नेशन स्टेट में, हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी क्रिएट की हुई है जो ये वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी है। ये बेसिकली बेस्ड है मॉरल्स पे। ये नहीं कि इफ्तिखार दुरानी और वसीम बदामी में एन खावर घुमन साहब ने वोट किया उन मॉरल्स पे कि जी एक हुकूमत आएगी जिसको आपने लेजिटिमेसी दी थ्रू आइन, कानूनी हैसियत दे दी कि ये मेरे बारे में, मेरे मुल्क के बारे में और टैक्स पेयर्स के बारे में ये फैसला करेंगे। सही है। अच्छा जी, पहली बात ये है कि हम समझते नहीं कि ये मॉरल गवर्नमेंट है इस वक्त। दूसरी बात ये है कि इनके पास आइनी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि मॉरल्स जो हैं वो डिसाइड हुए थे सिंध हाउस में जब इन्होंने लोगों को लेके गए। अच्छा चलें, तो कल जब आप इख्तिदार में थे और ये ऑपोजिशन में थे तब क्या हर्ष था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने में? तब तो आप इख्तिदार में थे ना, और वो यकीनन मॉरल्स के मुताबिक होगा। तब कुछ ऐसा, तब एक ऐसी रीत डाल देता। अभी इस वक्त वसीम भाई 16 पार्टियों की हुकूमत है, तो ये अगर ये इतने अच्छे थे तो ये कर लेते हैं ना जी, आके कर लें। ये तो आपसे कहते रहे ना, जब ये ऑपोजिशन लीडर थे तब भी आपको दावत देते रहे ना मीसाक की मैशत की, आपने नहीं लिफ्ट कराई। लेकिन हम तो इनको समझते रहे कि इन्होंने देखें, इनके पास टोटल सोल्यूशन इस मुल्क में, इस मुल्क का अलमिया ये है, ये 22 करोड़ आवाम है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। इसके इंटेलिजेंसिया जो है इस मुल्क का, जो हमारा इस वक्त मैं समझता हूँ कि बड़ा दुख की बात है, एक सोल्यूशन है, IMF के पास चले जाएं। अगर इसके लिए हमने करना है वो क्या कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कि IMF के पास जाना है, तो हमारी ज़रूरत क्या है? वेयर इज़ द इनोवेशन? थिंकिंग किधर है इस मुल्क की? तो आपको भी, आप वसीम भाई मेरे घर आप के भी जब आए थे आपने यही कहा था ना, IMF के पास जाने के अलावा कुछ चारा नहीं है। देखें जी, नहीं, हमने अल्टरनेटिव्स क्रिएट किए। हमारी तो हुकूमत गई साजिश इसी वजह से थी। हम तो आपको सस्ता पेट्रोल और गैस ला के दे रहे थे, हमने अल्टरनेटिव सोचे। इस मुल्क में अल्टरनेटिव इमरान खान ने सोचे। जब इस मुल्क में, मैं अब हल्फियन कह सकता हूँ, जब इस मुल्क को टेक ऑफ होता है कोई ना कोई ऐसा सानिया हो जाता है जैसे इमरान खान के साथ। ओके, देखिए अजहर, मैं आता हूं दोबारा। लेट मी हैव खावर गुमन साहब ओपिनियन ऑन इट। खावर साहब, ये क्या बिल्कुल एक मतलब गैर हकीकी सी बात है? ऐसा नहीं है मुमकिन? चार्टर ऑफ इकोनॉमी, अब ये नाम बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा है, लेकिन चले इसको कोई भी और नाम दे दें, लेकिन क्या इसकी एफर्ट नहीं होनी चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कुछ बुनियादी तरीन चीज़ों पर इत्तेफाक कर लें, बाकी अपनी सियासत वगैरह सब चलाएं? इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे की मुकम्मल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इंडोर्स करें। ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हर पार्टी ज़ाहिर है अपना एजेंडा देती है, उसमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, कोई प्रो प्राइवेटाइजेशन होती है, कोई एंटी। मैं ये नहीं कह रहा, सिर्फ कुछ बुनियादी तरीन चीज़ों पर ये मुमकिन नहीं है, इसकी एफर्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए, पार्लियामान का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि पार्लियामान के अंदर आप बैठते हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, पार्लियामानी कमेटीज़ हैं, उनका भी यही मकसद है। लेकिन बदकिस्मती हमारे पार्लियामान की ये रही है कि जो हुकूमत एक तरफ, अपोजिशन दूसरी तरफ, वो हमेशा लड़ते रहते हैं, और कभी भी हमने देखा कि किसी भी सतह के ऊपर कोई फ्रूटफुल डिस्कशन हुई हो। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो सवाल है, मुझे ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि जी मईशत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस मुल्क में थोड़ी बहुत जमहूरियत है, जिस मुल्क में भी, वहाँ पे मईशत की बुनियाद के ऊपर ही हुकूमतें कामयाब होती हैं और मईशत की बुनियाद के ऊपर ही नाकाम होती हैं। और जो वोटर्स के पास जब कोई भी गवर्नमेंट जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है, वो बताते हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर कितने अच्छे रोज़गार पैदा किए, मुल्क की मईशत का क्या स्टेटस रहा, लोगों की जो बाइंग पावर है, मैं अपने 2 सेंट देता हूँ खावर भाई, फिर आप ही से कंटिन्यू कीजिएगा। कि यानी जब मैं कहता हूँ कि मईशत में सियासत नहीं होनी चाहिए, तो मेरी मुराद ये होती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि बुरी मुआशी पॉलिसी पर आप तनकीद करें, ऑफ कोर्स, वरना आप क्यों अपोजिशन है भाई, ऑफ कोर्स। लेकिन मेरी उससे मुराद ये होती है कि जब आपको पता हो कि ये जो पेट्रोल बढ़ा है ये आलमी मंडी की वजह से बढ़ा है, लेकिन आप कहें कि पाकिस्तानियों जब भी पेट्रोल बढ़े ना,
समझ जाना वजीर आजम चोर है, वो पैसे बना रहे हैं। या फिर नून लीग की मिसाल ले लें कि भाई पता है कि पेट्रोल आली मंडी की वजह से बढ़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान की नाअहली की वजह से बढ़ा, अब आते ही खुद भी 60 रुपये बढ़ा दिया। मेरी इससे मुराद ये है कि जब आपको खुद भी मालूम होता है कि यार ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आपको चूंकि सूट करता है, आप पॉपुलर नैरेटिव देते हैं और उसको चिपकाते हैं अपने वोटर्स को। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है बादामी साहब कि जो हमारे मुल्क का जो वोटर है उस बेचारे को इस वक्त कुछ पता नहीं है कि हमने जो मौजूदा हुकूमत है या साबिका हुकूमत है उसको हमने उनके मुआशी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देना है, या फिर हमने उनको इस बुनियाद पे वोट देना है कि उनकी हुकूमत को एक अमरीकी साजिश के तहत हटाया गया, या फिर हमने ये तय करना है कि क्या बैकग्राउंड में एस्टैब्लिशमेंट ने किसी के साथ डील कर ली जिसकी वजह से एक हुकूमत आ गई और दूसरी हुकूमत चली गई अपने घर। अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर आपने जो बर्तानिया में देखा, ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर डेविड कैमरन आया, उसने रेफरेंडम कराया, कामयाब नहीं हुआ, घर चला गया। उसके बाद थेरेसा मे आ गई, उन्होंने उस पर काम करने की कोशिश की, नाकाम हुई, वापस लोगों के पास चले गए। तो उनके वोटर्स के पास एक रैशनल किस्म का एक अब जो इशू था कि जी हमने इसके ऊपर वोट इस अपनी पार्टी को, हुकूमत को देना या नहीं देना। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने मुल्क के, हम तो वैसे पहले ही माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, और अपने वोटर्स को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि उसने किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को, या किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ को, किस बुनियाद के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वोट देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर ही वोट देना है तो आपके सिंध के अंदर जो हालात हैं वो सामने हैं। और मेरे ख्याल में देखें, ये किसी भी हुकूमत का, मैं ये को 5वां 6ठा बजट में देख रहा हूँ, 5वां 6ठा जो हुकूमत का बजट देख रहा हूँ, चौथे साल का बजट बादामी साहब, किसी भी हुकूमत का एक मेक एंड ब्रेक होता है। वो बताती है हुकूमत के जी मैंने 4 साल के दौरान कितनी अच्छी मशत चलाई, और ये फाइनल बजट होता है उसमें बताते हैं कि हम आपको क्या आने वाली हुकूमत के लिए क्या अच्छे काम छोड़ने जा रहे हैं, क्या हमने बुरा काम किया। एक फुल फ्लैज आप उसका ना एक सामने आपको शक्ल नजर आ जाती है हुकूमत की कारकर्दगी। अब हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे वहम के साथ ये हो रहा है कि चौथा साल है, एक जो 3 साल 10 महीने हुकूमत रही उसकी कारकर्दगी को मापने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं। अब जाहिर है जो तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमने 6% ग्रोथ रेट दी, अब जो मौजूदा हुक्मरान है वो ये कहते हैं कि जी वो बिल्कुल खजाने खाली छोड़ गए। तो एक बेचारा जो वोटर है वो क्या करे, वो किस ऊपर ये वोट इन करेगा, पीटीआई को या पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को। लिहाजा हमारा असल मसला जो है वो ये है कि हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है उसके अंदर बैलेंस नहीं हो पा रहा। जब एक तसलसल नहीं होगा, जब जमहूरियत को नहीं, जब जमहूरियत नहीं चलेगी, लोगों के पास आप उनको ये राय का हक जो एहतसाब थ्रू वोटिंग है वो नहीं मिलेगा, तो फिर मामलात खराब ही रहेंगे। हमने रिसेंट हिस्ट्री में देखें 2013 के अंदर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उनको उनकी गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर वोट मिला और वो वोट आउट हो गए। पंजाब के अंदर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इतनी बुरी तरह लोड शेडिंग थी और जो हालातों वाकयात हुए। 2018 जब हुआ, 2018 के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस वक्त थी, अब मिला जुला रुझान था, पंजाब के अंदर उनको अच्छा काम किया, उनको अच्छे खासे वोट भी मिले, लेकिन आप ज्यादातर तबसरे तज्जिए जो हमने देखे वो यही था कि पीटीआई लीड के अंदर है, उन्होंने हुकूमत बना ली। अब ये है फैसल करीम कुंडी साहब हमें बता सकते हैं, या बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो ये बता सकते हैं कि वो कौन से मुहर्रकात थे कि आपने, अगर ये लैंड माइन्स थी मुआशी सतह के ऊपर, इमरान खान ने बहुत बुरा काम किया हुआ था और बिल्कुल इनके पास ये एक राय रखने का रास्ता क्यों चुना। सही है, मैं कुंडी साहब से बात करता हूँ, ठीक है, कि उनको फिर मुद्दत पूरी कर लेने देते हैं। सही है। अच्छा, मैं मेरी भी ये तो राय जरूर है, हालांकि कुछ दोस्त पे कहते हैं कि भाई क्या कि भाई शायद कुछ लोगों को बड़ा घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट लगता हो, लेकिन इस सिस्टम को चलने दें, आइडियली तो मुद्दतें पूरी करने दें, वरना कम से कम अगर मुद्दत पूरी नहीं भी कर रहे तो कोई बिल्कुल ही कोई गैर आईनी या गैर जमहूरी रास्ता तो बिल्कुल भी ना हो, मतलब मार्शल लॉ वाला। चूंकि लोग कहते हैं जी इस तरह तो सिस्टम चलेगा तो किस तरह तब्दीली आएगी, तो मैं कहता हूं भाईजान इसी सिस्टम को जब चलने दिया तो हुआ ना वो कि विफाक की पार्टी थी पीपल्स पार्टी, लोगों ने गवर्नेंस की बुनियाद पे वोट आउट किया, इंटीरियर सिंध तक वोट मिलता है। इसी सिस्टम के तहत हुआ ना कि एक वोट की पार्टी थी, एक मियाँ वाली की सीट थी, उसको पूरा सूबा मिला, फिर आहिस्ता सा पाकिस्तान। तो ये ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम को आप ना चलने दें तो ये सिस्टम डिलीवर नहीं करता। आइडियल चीज़ कोई नहीं, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जरूर बेहतर होती है। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब, आप इसी सवाल से आगाज़ करें ना, मैंने शुरू तो यहाँ से किया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन वो सवाल मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। पहले ये बता दें, जो खावर घुमन साहब ने नुक्ता उठाया वो पीटीआई के बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ रहनुमाओं ने टीवी पर भी ये कहा है
कि भाई आज ये कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे, वो कहते हैं ये झूठ है, और कहते हैं अच्छा अगर ये सच है तो भाई क्यों कूदे थे, 1.25 साल रह गया था, हमें पूरा करने देते ताकि बारूदी सुरंगों का हादसा का सामना ना करना पड़ता। सिंपल। बादामी साहब, बिल्कुल आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, हुकूमत साहब की बात से एग्री करता हूँ। हमारी मजबूरी थी कि हमने इस चीज़ को चुना। अगर हम बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए ना आते तो शायद एक ऐसे एटम बम होते जिसको जो है जिससे जो है पूरा मुल्क तबाह हो सकता था। लिहाजा हमने एटम बम की निस्बत हमने बारूदी सुरंगों को चुना। अच्छा, बिल्कुल एक अनपॉपुलर, एक बहुत मतलब है कि गरीब आवाम के बरक्स एक फैसला है जिसमें लोड शेडिंग बढ़ी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत ने, इनका बजट आ रहा है, बिल्कुल हमारे पास एक शॉर्ट टाइम था, उसने बजट के बाद लोगों को रिलीफ देना है, उसके बाद आपने इलेक्शन में जाना है। अगर हम रिलीफ दे सके, अगर हम लोड शेडिंग कम कर सके, तो लोगों को हमने मुआवजा करना है माजी की हुकूमत और इस हुकूमत का। और हमने अगर लोगों को फर्क दिखाया कि जी माजी की हुकूमत ने ये हमारे ऊपर ये ज्यादतियां की, ये तबाही की है, और हमने आप लोगों को ये सहूलियात दी हैं, तो लोग बिल्कुल वोट करेंगे। तो फैसल साहब मुझे बताया ना, मैं आपकी बात से सवाल, आपने कहा ना बारूदी सुरंग में अगर हम ना कूदते तो फिर तो एटम बम हो जाता। तो अब एक आम आदमी को आम अल्फाज में समझा दें। वो ये कहता है कि भाई पिछली हुकूमत ने तो पेट्रोल की कीमतें फ्रीज कर दी थी, आपने 60 रुपये बढ़ा दी, पिछली में लोड शेडिंग नहीं थी, आपके बाद आके डबल हो गई। तो ऐसा क्या था जो अगर आप ना आते, क्योंकि वो लोगों को तो लग रहा है कि उनको आने के बाद एटम बम पड़ गया है, मैं ज़ाहिर लिटरल टर्म से बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ, इस्तिआरतन कह रहा हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि अगर आप ना होते और इफ्तिखार दुरानी साहब की हुकूमत होती तो क्या होता? तो ये लोड शेडिंग अचानक से शुरू हो जाती, पेट्रोल अचानक महंगा हो जाता, जो कि 3 महीने से नहीं हुआ था। होता, देखें, होता, बिल्कुल होता, जिसकी भी हुकूमत होती चीज़ होती है। अगर आप IMF के पास डेफिनेटली इनको जाना होता, क्योंकि इन्होंने माजी में कहा था कि हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल गए थे, इन्होंने कशकोल नहीं तोड़े, इन्होंने कशकोल जो है जो तोड़ना था वो नहीं तोड़ा, इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे पैसे मारे थे, वो नहीं मारे। अब जब इस सिचुएशन में आ गए, जो भी हुकूमत होती वो IMF के पास डेफिनेटली जाती और ये चीज़ें होती। ये नहीं है कि नहीं होती और कोई ऐसा कोई मतलब है कि कोई और चीज़ आ जाती हो कर नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि लोड शेडिंग नहीं थी, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा आया हूँ, मैं चीज़ें जो एडमिट करने वाले होंगे मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा, मैं कोई भी साइड नहीं लूँगा। उस सब भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे इलाकों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी, अब 12 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग। मुझे याद है आप मेरे प्रोग्राम में कहते भी ना, ठीक कहते रहे, मैं तो ज़ाहिर निस्बतन बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा जीरो लोड शेडिंग, लेकिन जितनी थी उसके मुकाबले में डबल हो गई ना। मैं अभी कराची में 16 देखिए 12 से तो 24 होगी ना, 24 तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन 16 से 18 घंटे है। कराची में कह रहा हूं, कराची में 14 घंटे हो रही है, वहाँ 7 घंटे नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि एक तरफ से मैं लाइटर मूड पे ये कहूंगा कि इस्लामाबाद में और इन शहरों में अच्छी बात है कि नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो ताकि उन लोगों को आपको पता चले जो हम चीख रहे होते थे कि हमारे पास 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। यहाँ के लोग जो बैठे होते थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कहते किधर लोड शेडिंग? आप लोग बैठे थे ऐसी कमरों में, कहते लोड शेडिंग किधर है? यार आप ये दुआ करें कि अल्लाह करे KPK में भी ना हो। आप सबको एक लेवल पे लाने के लिए ये दुआ नहीं कर रहे कि वहाँ खत्म हो जाए, आप कह रहे हैं यहाँ भी शुरू हो जाता है कि सब एक पे आ जाए। नहीं, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन इलाकों में भी उतनी होनी चाहिए जितनी इस्लामाबाद में है, उन इलाकों में भी इतनी होनी चाहिए जितनी लाहौर या जो है किसी और शहर में है। मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत को इस चीज पे काबू पाना पड़ेगा। अगर काबू नहीं पा सकेंगे, लोड शेडिंग पे हम काबू नहीं पा सकेंगे, आप हवा में नहीं जा सकते। सही है, बिल्कुल क्लियर। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि उन ऐवानों में भी होनी चाहिए जहाँ फैसले हो रहे हैं, 1 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, ताकि उनको भी एहसास हो। जो मैं कहता हूँ जो यूनिवर्सिटी है, जिसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था, जिसमें अभी शहबाज शरीफ साहब पढ़ने के लिए गए, जो कि इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसमें भी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। वो तो PM हाउस नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि उन्होंने इसको यूनिवर्सिटी गालिबन कौन सी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया था, या लाइब्रेरीज जो बनाई हैं उनमें भी उतनी लोड शेडिंग होनी चाहिए। प्रेसिडेंट हाउस में भी उतनी लोड शेडिंग उनको भी एहसास हो, जितनी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के रूरल एरिया में। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने का फैसला, फिर आगे बढ़ाते हैं इसे। मसला ये है कि नून लीग ये कहती है कि भाई ये बज़ाहिर तो बहुत बुरे फैसले हैं जो हमें लेने पड़ रहे हैं। एक तो अगर हम ना लेते हैं तो मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता। अब ज़ाहिर है आम आदमी, मैं PTI के दौर में भी हम यही कहते थे कि भाई आम आदमी को करंट अकाउंट डेफिसिट और ये और वो, अभी हम कल से बड़ा डिस्कस करेंगे, बजट आने वाला है, इसलिए आम आदमी को इससे मतलब नहीं। आम आदमी कह रहा है भाई उन्होंने फ्रीज कर दिया था यार 3 महीने से, आपने बढ़ा दिया 60 रुपये आम आदमी। लेकिन वो ये कहते हैं कि IMF के मुआहिदों की भी खिलाफ वर्जी हुई, IMF में जाना हमारे लिए ज़रूरी था, और IMF ने कहा कि भाईजान अगर आपको पैसे चाहिए तो जिन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की उनको अंडू करें। इसका क्या जवाब है इफ्तिखार दुरानी साहब के पास कि क्यों IMF से तय किया और पूरा नहीं किया, या तय ना करते या पूरा कर लेते? लेकिन PTI इसमें भी कहती है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पर हम बात करते हैं ज़रा ब्रेक के बाद।
खुश आमदीद के नाम के बाद फिर डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, खावर गुमन साहब और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। अब दुरानी साहब ये बताएं ना सर, वो ये कहते हैं भाई आपने IMF से तय किया और पूरा नहीं किया, या तय ना करते या पूरा करते, और फिर जब हम गए तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रोग्राम कंटिन्यू करना है तो फिर आप कमिटमेंट्स को पूरा करें। तो ये क्यों किया आपने, या ना मानते या फिर पूरा भी करते? मैं जो है ना पहले आपकी जो पिछला कमेंट था उस पर बात करना चाह रहा हूं। अच्छा, कौन सा? जी गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं हुआ और मार्शल लॉ नहीं है जी, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मुझे बताए वसीम भाई कि मार्शल लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इन बेंस होता है, ठीक है जी। अभी मुझे बताएं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इन बेंस नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। मैं कल गया वेटरन्स की जो है प्रेशर देखने के लिए जी, किसी बंदे ने पाकिस्तान में उनको कवर नहीं किया। एक बात, पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो बंदा बैठा हुआ है चेयरमैन जिसका अपना नायब में केस था, आज वो नायब वालों को डांट रहा था और कह रहा था मेरा केस ख़त्म करो। वज़ीर आज़म जिसका खुद 16 अरब रुपए का केस है और मुतअद्दिदा केसेस हैं उनके ऊपर, वो FIA के ऊपर बैठा हुआ है। उसका बेटा जिसके ऊपर खुद केस है इस वक्त, जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन 5 बंदों को नोटिफाई हमारे नहीं कर रहा और वो कह रहे हैं कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे जब तक बाई इलेक्शन नहीं होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन इन बेस है कि नहीं है? इज इट द कॉन्स्टिट्यूशन? मार्शल लॉ नहीं है तो और क्या है इस मुल्क में? हम कहते हैं कि जी बड़ा मार्शल लॉ तो खैर नहीं है, लेकिन ये सारी एग्जांपल्स आपने जो दिए वो ठीक दिए और ये इसका कोई जवाब नहीं बनता, ये बात ठीक है, आई एग्री विद यू। ऐसे मैंने कहा आइडियल सूरत हाल तो कहीं भी नहीं, हम क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइडियल बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब कि हम सिर्फ किताब रख के बोलेंगे। हाँ सर, लेकिन इसको जाहिर है मार्शल लॉ से इसका पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते ना, लेकिन आई एग्री विद यू, ये सारी बातें आपकी ठीक। पाकिस्तान चल रहा है, तो अभी मुझे बताइए ना कौन है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ये बताएगा कि ये आइन मुअत्तल हुआ है इस मुल्क में? कौन खड़ा होगा? ये जमहूरी कुव्वत है जो इम्पोर्टेड है। हम IMF की क्या बात करेंगे सर? इसके ऊपर तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त आप गिरवी लगा के बैठे हुए हैं। हमने वहाँ उनके सामने खड़े हुए, हम इसलिए ये आपको देखें, मैंने आपको पहले बोला, आप कह रहे थे कि जी हम अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ मैं अपनी। जेन्युइनली आपकी रेटिंग पॉजिटिव थी, तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको पॉजिटिव रेट कर रहे थे। हमने अगर IMF के साथ कुछ किया तो रेटिंग डाउन कर देते हमें। हमने उनसे स्टैंड लिया ऑन दी तमाम इकनॉमिक एक्टिविटी जो पाकिस्तान में कर रहे थे, जो ग्रोथ हम दिखा रहे थे, उनको पता चल गया पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, इसलिए वो हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे थे। जब एक उन्होंने खुद अपनी प्रेस ब्रीफ में लिखा, प्रेस रिलीज में लिखा IMF ने, इफ्तिखार साहब, आईनी जवाब भी नहीं है। उन्होंने लिखा कि देयर हैव बीन डेविएशंस फ्रॉम द पॉलिसीज एग्रीड इन द लास्ट रिव्यू, partly reflecting the fuel and power subsidies announced by the authorities in February। ये खुद IMF ने लिखा, या तो आप कहें गलत प्रेस रिलीज है, गलत फैक्चुअल इनकरेक्ट बात की उन्होंने। देखिए आप सबसे बड़ी बात मैंने जो है ना शुरू में आपको कहा कि जितनी भी हुकूमतें होती हैं वो लेजिटिमेसी पे चलती हैं। जब आपकी कमज़ोर और ऐसी हुकूमतें मुसलत हो जाती हैं फॉरेन एजेंडा के ऊपर, उनके साथ ऐसी नेगोशिएशन होती है। ये बात तो हमें अभी तो मैं ये कह रहा हूँ जो उन्होंने आपके बारे में लिखी ना, उन्होंने कहा कि भाई देयर हैव बीन डेविएशंस फ्रॉम पॉलिसीज एग्रीड इन लास्ट रिव्यू, तब तो आपकी गवर्नमेंट थी ना, कह रहे उससे डेविएट किया। बिल्कुल ठीक है, तो हम स्टैट्स तो इन्होंने रिलीज किए, इनकी गवर्नमेंट ने आके दी और हमारे स्टैट्स सारे पॉजिटिव थे। मूडीज ने तो अभी आके इनको डाउनग्रेड किया। हमारे वक्तों में जब वो पिछला रिव्यू दे रहे हैं तो पिछले रिव्यू में हमें डाउन करते थे कि हम उनकी बातें नहीं मान रहे। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपकी एक हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होती है, उसमें अखलाकी जवाज़ भी नहीं होता और आइनी जवाज़ भी नहीं होता, उनको हुकूमतों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। मुझे बताएं इस वक्त मुल्क में कौन पूछने वाला है कि एक हुकूमत मुसलत हो गई है जो आइन को रोके हुए बैठी हुई है, ज़बरदस्ती के ऊपर बैठी हुई है और मुल्क को एक हजान में खड़ा किया उन्होंने, और उसमें हमें कहते हैं कि IMF को हमने रोका हुआ है। हमें तो IMF ने कुछ नहीं कहा। हमारे वक्त तो हम देखिए, हम तो पेट्रोल सस्ता करके बैठे हुए थे और उसके बावजूद मुल्क बेहतरीन चल रहा था। ना लोड शेडिंग थी, यहाँ पे पेट्रोल मौजूद था, यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी लाइनें नहीं थी इस मुल्क में, यहाँ पे आटा मौजूद था। अभी जिस शहर में आप हैं, सिंध हुकूमत जो कुंडी साहब की हुकूमत है, सिंध हुकूमत ने तमाम जो है बिल ओनर्स को गंदम देना बंद कर दिया है। कल को आप प्रोग्राम कर रहे होंगे जी गंदम नहीं है, आटा नहीं मिल रहा यहाँ पे। मुझे बताएं कि ये 16 पार्टियों की हुकूमत है, हम तो इसलिए इनसे बात नहीं करना चाह रहे। इस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया इन लोगों ने, इस गरीब आवाम का। मतलब कि इस्लामाबाद जैसे शहर में, मैंने कल परसों लगाया UPSC, मैंने अपनी दौरे हुकूमत में UPS नहीं लगाया बिकॉज लोड शेडिंग नहीं थी। सही, इस्लामाबाद जैसे शहर में 6-6 फैसल साहब आप पहले इसका जवाब दे दें, फिर मैं खावर साहब की तरफ आता हूं कि 2 किलोमीटर में ये एकेडमिक बहस जो है ना ये अपनी जगह पर है कि जनाब IMF से क्या है वो, ये जो बता रहे हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, डॉक्टर साहब, ये आपको अगले इलेक्शन का नैरेटिव है ये कि वो यही कहेंगे। और ये बड़ी
ये बेशक ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सेल होती है कि वो लोग कहेंगे भाई सीधी सीधी बात है, बातों को छोड़ो यार, देखो हुआ क्या, देखो हमारे हुकूमत में क्या था और कुंडी साहब की हुकूमत में क्या है, और इसका आपको सियासी बड़ा नुकसान हो सकता है इसका। बदामी साहब, मैंने जो पिछले सवाल का जवाब दिया उसमें मैंने आपको बताया है कि हुकूमत ने माजी की हुकूमत का और इस हुकूमत का फर्क बताना जब हम अवाम में जाने, और अगर हम लोगों को सहूलियात दे सके, लोगों को हम लोड शेडिंग कम कर सके, चीज़ें सस्ती कर सके, तो लोग हमें डेफिनेटली वोट देंगे। लेकिन दुरानी साहब को जरा आइन की किताब दे दें, कहते हैं मुल्क गैर आइन तौर पे चल रहा है। जिस उसके लीडर ने, पार्टी के लीडर ने आइन तोड़ा हो, जिसके स्पीकर ने आइन तोड़ा हो, आज वो आइन की बातें करते हैं। आइन बनाने वाले देखें, आज अल्लाह ताला का करना देखें कि जो लोग जो है सेलेक्ट होकर आए थे, जो लोग धांधली से आए थे, वो आज शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। मतलब कहते हैं शफाफ इलेक्शन हो इस मुल्क में, और इंशाल्लाह शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में होगा। हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, शफाफ इलेक्शन वो जमातें करेंगे जिनने इस मुल्क को मुतफिका आइन दिया था, वो जमातें जिन्होंने कुर्बानी दी वो करेंगे। आप फिक्र न करें, शफाफ इलेक्शन ही होगा। लेकिन ये इलेक्शन नहीं होगा बोलें कि आप आ जाएं तो इलेक्शन है, अदरवाइज इलेक्शन नहीं है। जहाँ तक आपने बात की उसकी बिल्कुल ठीक है। आज आप मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी सूबाई हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत पहाड़ों में दरख्तों पे आग लगा रही है ताकि बिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट में जो आपने घपला किया वो छुप जाए। आप मुझे बताएं कि रोजाना की बेस पे दिखा रहे हैं 6-6, 8-8, 10 जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में आग लग रही है पहाड़ों में, जहाँ पे इनके जहाँ पे दरख्त नाम की चीज नहीं थी। अब वो बोलेंगे वो बिलियन ट्रीज जो हमने अरबों रुपए के लगाए थे वो जल गए हैं। आपने इतना पैसा लगाया, देखें प्रोजेक्ट जब बनता है ना उसमें ये भी होता है दरख्तों पे आग खुद लगा रहे हैं, तो आपकी तो बिल्कुल वज़ीर आला इसके अंदर मुलविस है। वो हंस रहे हैं इस पे इल्जाम में कि यार आग लगा रहे हैं। एक जब प्रोजेक्ट बनता है ना उसका ये भी होता है, देखिए प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसका ये होता है कि इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट क्या है। आप जब दरख्त लगा रहे हैं तो उसका डेफिनेटली होगा यार इस पे आग भी लग सकती है। उसके लिए उन्होंने क्या वो किए थे, रेमेडी की थी। एक मिनट दुरानी साहब मैं बात कंप्लीट करूँ, ठीक है? बिल्कुल, आज आप इसकी इंक्वायरी करें, इनका वज़ीर आला से मुलविस ना हो तो आप कहना क्या है। ये बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट पे आज आप कह रहे हैं, देखें पीएससी का चेयरमैन फलां है, फलां ये है। आपका तो अपना लीडर जो है अमेरिका में कन्विक्टेड है, आपके लोगों पे कितने स्कैंडल हैं। आप जो है आपके जो है वज़ीर आला पे है। आपके वज़ीर आला ने जब वजीर था सरकारी पैसा अपने प्राइवेट अकाउंट में डाल दिया था, ये रिकॉर्ड है इस मुल्क में, चेक करा लें। जब इनके जो वज़ीर आला जब वो सूबाई वजीर था उसे सरकारी पैसे अपने प्राइवेट अकाउंट में डलवा दिए थे। आप ये चेक कर लें, मैं वो गारंटी से कहता हूँ ये हुआ था। फिर क्या था, मुझे तो पता नहीं चला मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आ गए थे, सरकारी कैसे गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिए थे। सर अकाउंट में तो बहुत सारे लोगों के पैसे आए थे, अब मैं वो मरहूम हो गए, इनका पार्टी के भी थे ना, जो भी है 4 करोड़ रुपए सबके थे। 4 करोड़ पता नहीं कैसे आ गए, उन्होंने पता नहीं कैसे 4 साल हुकूमत रही है, हमें टांग लेते डी चौक पे में फांसी चढ़ा देते सब पैसे। इनका देखें बीआरटी है, इनका बिलियन ट्रीज है, इनका जो है मालम जबा है, क्या क्या कुछ नहीं है इनके स्कैंडल्स में। और अभी आ जाते हैं कि हम तो बिल्कुल पास है। अभी तो इनकी 2 टेपें चली हैं, अब तीसरी चौथी किस्तें आने दें। इनकी जब टेपें शुरू होगी तो पार्टी ये भी शुरू हुई है कि इनके लोग क्या क्या कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा टेप, अच्छा ठीक है, मुझे ओके, मैं जरा अभी हमने IMF और इकोनॉमी बात की। आज इमरान ट्वीट क्यों नहीं करता कि ये गलत है? कर देना ट्वीट, ये गलत है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बोले कि ये गलत है। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन तो आ गया ना, इसमें वो कहते हैं फेक है। फराह गोगी साहब ने कहा डॉक्टरेट है। फराह गोगी का खुरा जो है वो बनिगाला नहीं जाता है, बता दे इमरान खान के नहीं जाता है। वो कह दे कि ये करोड़ रुपए नहीं थी इसकी। आज जो आफिया सदीक का केस करने वाले लोग थे, जो मदीना की रियासत की बात करते थे, आज वो फराह गोगी के वकील बन गए और हमें बता रहे हैं कि फराह गोगी कितनी पाकसाह खातून थी, उसने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। चलिए ये इल्जाम काउंटर इल्जाम ठीक है, मुझे जरा आगे बढ़ने दें। आप जब हमें कहेंगे आपके ऊपर केसेस हैं, आपकी हुकूमत की हमें फांसी चला देते, ठीक है, क्यों नहीं चलाया आपने? वो जब कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैं आपको दोबारा आपकी तरफ आता हूं। खावर गुमन साहब, ठीक, मुझे इदारा इन्होंने आपको बनाया। अच्छा, आप खावर गुमन साहब अभी जरा IMF और इकोनॉमी बात करें, जरा आगे बढ़ते हैं। अगला इलेक्शन तो जब आएगा तब आएगा, पता नहीं कब आएगा, देखते हैं। लेकिन अभी मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की हालिया तारीख में इतना बड़ा ज़िमनी हुआ। 20 ज़िमनी होने एक ही दिन जुलाई के महीने में, और नशिस्तें भी वो हैं कि जो 20 के 20 मुनरिफीन थे और अदालत के फैसले के बाद वो उनको नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। और मोस्ट प्रॉब्ली 20 के 20 कैंडिडेट्स नून लीग के अपोजिशन के वही लोग होंगे जिनके बारे में खान साहब कह रहे हैं कि घरों से नहीं निकल सकेंगे, इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, सारा। सर आप बताएं ना, आपको क्या लगता है कि इन 20 नशिस्तों पे क्या माहौल बनेगा, किसके जीतने का, किसके हारने का आपको क्या इम्कान लगता है? क्योंकि ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना, इसकी बड़ी इंप्लीकेशन होंगी इस इलेक्शन की।
यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है और मेरी नज़र में आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे 2022 के लेटर पार्ट या 2023 में जब ये फैसला होगा, हाँ। उसका आपको ये इब्तदाइया बता दिया, आपके सामने नज़र आ जाएगा कि हमारा जो इलेक्शन होगा वो किस सिमत में जाएगा। हाँ। जाहिर है इमरान खान साहब वो एक उनका दावा है, क्लेम है कि वो इस वक्त एक पॉपुलैरिटी वेव है उसके ऊपर हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छे जलसे भी किए पंजाब के अंदर। दूसरी तरफ तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अगर मैं गलत नहीं तो वो भी सपोर्ट कर रही हैं और बाकी उनके जो इत्तेहादी हैं। खबरें यही है कि आज तो हमजा साहब और जरदारी साहब मिले, उसमें तय हो गया है कि हम साथ ही लड़ेंगे। अब खैर पीपल्स पार्टी के पंजाब में जितना भी वोट बैंक है, क्या होगा वो, लिहाजा इमरान खान वर्सेस रेस्ट ऑफ द लॉट जो एक नया पाकिस्तानी पॉलिटिकल सीन बन रहा है, तो उसका हमें एक क्वार्टर फाइनल तो नहीं मैं कहूँगा, एक इनिशियल जो आपके मैचेस हैं वो उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और इसका जो काफ़ी ज़्यादा असर जो काफ़ी आपको आने वाले जो इंतखाबात है उसके ऊपर होगा। लेकिन इस पे वसीम मेरा एक छोटा सा जो तबसरा तजिया ये है कि बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम जो है अपने मुल्क की आवाम के ऊपर यकीन नहीं करते। अगेन दोबारा से वही आर्गूमेंट जो आपका भी है और मेरा भी आर्गूमेंट ये है कि ये बड़ा जुल्म हुआ है हमारे मुल्क के साथ। मैं तरीके इंसाफ की बात नहीं कर रहा, वो ये कि आपको इमरान खान को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। इमरान खान जीतता या हारता इलेक्शन में उसके जो भी नतीजे आते 2023 में वो सबके सामने पता चल जाता। हमने अपने लोगों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, हालत इस तरह की हो गई है कि लोग मरने मारने पे आए हुए हैं। आप किसी भी जगह पे चले जाएं आपको ऐसे लगेगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो बिहाइंड द सीन, जो बिहाइंड द क्लोज डोर जो सारी डीलिंग्स होती हैं, जो कि पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा एक अलमिया है, एक बहुत बड़ी हकीकत है। हमारे सियासतदान माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है और जब तक इस हकीकत को मान के ये हमारे सियासतदान आगे नहीं चलेंगे तब तक यही ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी। इसके जवाब में अगर वो ये कहें तो ये बात तो ठीक है ना कि बहरहाल ये हुकूमत अगर गई है तो एक आईन पाकिस्तान का एक प्रोविजन है तहरीक अदम एतमाद का, जिसपे जाहिर है पीटीआई का ये ख्याल है कि वो अमरीकी साजिश ही दरअसल, और अपोजिशन पार्टीज का भी बड़ा वोट बैंक तो है ना, उनका और उनके वोटर्स का ये ख्याल नहीं है कि वो अमरीकी साजिश थी। तो बहरहाल ये एक वो अगर ये कहें कि भाई एक आइनी तरीका इस्तेमाल हुआ ना, या तो उसको आइन की किताब से निकाल दें, वरना तहरीक अदम एतमाद एक प्रैक्टिस तो है ना। और जब वोटिंग हुई है तो उसमें मुनहरिफ अरकान के बगैर जो है वो इत्तेहादियों ने साथ छोड़ दिया और हुकूमत गिर गई। इसमें क्या है गैर आइनी? आपकी थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, लेकिन अगर मैं सही समझाऊं बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक आइनी तरीका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है। आप रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें 2002 से ऑनवर्ड कम अज़ कम, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की एक जो अक्सरियत जमात है जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है उसको अक़लियत में कन्वर्ट कर दिया गया है और बाकी लोगों ने हुकूमत बना ली है। आपको याद होगा 2002 में जनरल मुशर्रफ थे, जनरल मुशर्रफ काफ लीग ने इलेक्शन जीता, उनको जो पीपल्स पार्टी में से कुछ लोग बंदे तोड़ ताड़ के उन्होंने हुकूमत बनाई। शेर अब्दुल नियाज़ी साहब, फैसल साले हयात साहब, वो सारे राव सिकंदर साहब। एग्जैक्टली इसी तरह 2008 में एनआरओ इलेक्शन था, जो भी था, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी। 2013 में नून लीग की वेव थी। 2018 में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक वोट बैंक आया। उसके पीछे मुहर्रकात जो भी थे उसके ऊपर आर्गूमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल में ये 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे और हमारे सामने सारी हकीकत वाज़े हो जाती कि इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। अब देखते हैं। अभी मेरा ख्याल ये, मैं ये सवाल जरा अपने थोड़े से मासूमाना तबसरे के साथ ये सवाल उछाल देता हूँ कुंडी साहब की तरफ, कि वो कुंडी साहब भी मेरा ख्याल है वो कह नहीं पा रहे। वो कह तो यही रहे हैं कि अब देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं, ज़ेर लब के बारूदी सुरंगें, वो भी एक आर्ग्यूमेंट होगा उनकी अपनी जगह, मैं नहीं कह रहा गलत कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ और खदशात भी थे ना अपोजिशन को, जिसकी बिना पर वो चाहते थे कि इस ईयर एंड से पहले बेशक इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़े, लेकिन खान साहब को जाना कर दिया जाए, वरना खान साहब कुछ ऐसा सिस्टम बना लेंगे इनके ख्याल में कि जो कि उनके अगले 5 साल इंश्योर कर देगा। तो फैसल साहब आपकी भी कुछ मजबूरियाँ थी ना, जो कि अब आप कह भी नहीं सकते कि यार अब आप मुझे बताएंगे ब्रेक में कि यार वसीम तुम्हें तो पता ही है मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं मजबूरियों का जिक्र, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं मजबूरियों का जिक्र ना कर सकूं।
हंसी मेरी आपकी आपकी मासूमियत पे आई थी, मैं इसलिए हंसा था कि आप इतने मासूम है, आपकी मासूमियत पे जो है मुझे हंसी आई थी। दूसरी बात ये देखें, नहीं, कुछ हमने तो पहले मजबूरियां दिन थी से ना कहा आपकी था, जो आप बयान नहीं करते कि जिसकी वजह से कोई- आपने कहा कि अब घर नहीं, नहीं, भेजना है भाई, साल के आखिर से नहीं, पहले नहीं, भेजना है, हमारी- क्योंकि हमारी- आखिर में हमारी दिसंबर कोई भी भी आता है, उससे पहले नवंबर भी आता है। नहीं नहीं, हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, और आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं। आपकी ये मजबूरी, आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो है वो रिटायरमेंट की बात हो रही थी, तो आप खुल के बात करें, हमारी वो मजबूरी नहीं थी। नहीं नहीं, दूसरी बात ये है, देखें, तो मैंने तो बात भी दूसरे- नहीं की, आपका इशारा वहां क्यों किया, आपका ख्याल वहां क्यों नहीं किया? नहीं, आप बड़े मासूम हैं ना, आपको कुछ समझ नहीं आती, मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। उस पे बात जो है, दूसरी बात यह है, देखिए, हमने पहले दिन से, जब हम पीडीएम के हिस्सा थे, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने पहले दिन से ही कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इनके मुकाबले में लड़ेंगे। हमने जब लॉन्ग मार्च शुरू किया, हमने कहा या ये हुकूमत इस्तीफा दे, इमरान खान घर जाए, या अदम एतमाद का सामना करे, और हम जमहूरी तरीके से इनको हटाएंगे। इनके जो अरकान मुनरिफ हुए या इनसे गए, जो इनके सामने खड़े हुए थे और जो हक की बात करते थे, उनसे हमने वोट नहीं दिलवाए। उन्होंने आज तक हमें, हमारे किसी भी अदम एतमाद की तहरीक में हमें उन्होंने वोट नहीं दिया। हमने इनके इत्तेहादियों को तोड़ा, और हमने इनके इत्तेहादियों को जो है अपने साथ मिलाया। हम इनके आज भी बड़े मशहूर हैं कि ये बड़े फ्रेंडली अपोजिशन बने हुए हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मुश्किलात अगर कानूनसाजी में होती तो कौमी असम्बली में होती। तो कौमी असम्बली आ नहीं रहे, कानूनसाजी में हुकूमत को बड़ी आसानी हो रही है पास करने में, क्योंकि बाकी जगह पर हमें जरूरत थी। अगर ये कौमी असम्बली में होते, जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले करते, तो शायद बिल पास करने में हुकूमत को बहुत मुश्किलात होती। और ये भी होती कि आज हमारे जो है कुछ लोग मतलब कहते हैं इत्यादि कि आपने हमारा ये, हम आपसे खफा है, हम इधर जा रहे हैं, या इस बिल पे हम अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं आए कौमी असम्बली में। इन्होंने कहा कि हम नहीं आना चाहते, और हुकूमत को इतनी मुश्किलात कौमी असम्बली में नहीं है बिल पास करने में। तो अभी भी कहते हैं, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं अभी भी दावा देता हूँ इनको आना चाहिए, अपोजिशन का किरदार अदा करना वो नहीं आना है, चाहिए, इन्होंने जिम्मेवाराना अपोजिशन का नहीं आना। आपने भी बात की कि पाकिस्तान की तारीख का शायद बड़ा इलेक्शन जिमनी होने जा रहा है जुलाई में, हाँ, उसका भी रिकॉर्ड फिर टूटेगा, और उससे बड़ा इलेक्शन जिमनी इलेक्शन होगा। इनके जो इस्तीफे कबूल होंगे, फिर उसका जो इलेक्शन होगा वो इससे भी बड़ा आप कह रहे जिमनी हैं, अच्छा इलेक्शन मैं तो होगा। 20 पे कह रहा हूँ बड़ा इलेक्शन है, ये तो 100, 125, 150 का। आप कह रहे हैं हम नेशनल के बिल्कुल। कबूल करेंगे और जिम्नी कराएंगे? बिल्कुल हम तैयार हैं। देखें, अगर ये पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो उन लोगों का उन लोगों का क्या कसूर है कि जो आज बगैर नुमाइंदगी के बैठे हुए हैं। ये कब उन तक, लोगों अगर के- इन्होंने राजा साहब के पास तो ये नहीं आ रहे, तो आप कब तक फिर मंजूर करके करवा देंगे इलेक्शन, अगर कब तक ना आए तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्पीकर साहब ने इनको दावत दी है कि आप आए। हाँ, वो नहीं अगर आ आपने वाकई इस्तीफा दिया है तो आप आके अपनी तस्दीक कर लें। नहीं आना तो फैसला करना है स्पीकर ने। मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर ये नहीं आ रहे, स्पीकर साहब जल्द से जल्द इनके इस्तीफे कबूल करें, जिम्नी इलेक्शन कराएं, ताकि जो है ठीक है। वहाँ के लोगों को हक की नुमाइंदगी। चले, ये बात आ गई, वेरी वापस जो है इंटरेस्टिंग। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद फाइनल एक कमेंट एक सबसे ये इस बात पे ले लूंगा कि स्टार्ट पर घुमन साहब ब्रेक के बाद, कि क्या वो गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो गई कि खान साहब का वो टेम्पो, वो रिदम तोड़ दिया है उन्होंने, जो कि एकदम हुकूमत जाने के बाद अगले दिन से ही लोग, फिर जलसे, उसके बाद लॉन्ग मार्च, अब ये ब्रेक जो आ गया है, ये खान साहब को जरा दोबारा रिदम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि खान साहब अभी आए, कभी आए, और फिर अभी तारीख आई इलेक्शन की नहीं। अब फिलहाल मुश्किल लगता है अगले कुछ महीनों तक, ये ऐसा नहीं है, खान साहब जब कॉल देंगे उसी दिन दोबारा माहौल बन जाएगा, और वैसा ही माहौल हो सकता है। ये ब्रेक के बाद से बात करते हैं। कुछ आमदनी कहते हैं, फिर आखिरी सेगमेंट, गुमन साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू। वो एक खान साहब हुकूमत गई, लोग निकल आए, बड़े बड़े जलसे, लॉन्ग मार्च, अभी थोड़ी सी खामोशी। ये खान साहब को टेम्पो बनाने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, या एक आर्जी वक्फा है और कुछ दिनों में दोबारा ये टेम्पो बन जाएगा और गवर्नमेंट के सर पे फिर वही तलवार लटक रही होगी कि भाई इलेक्शन की डेट दो, वरना क्योस है और अजीब है? यकीनी तौर पर खान साहब के सामने एक टफ टास्क है। जाहिर है उन्होंने टेम्पो बनाया, और उम्मीद तो उनको यही थी कि ये जो माहौल बना है और जोर लगा के वो दबाव बढ़ा के कुछ इलेक्शन की डेट ले लेंगे। हाँ। लेकिन जाहिर है पहला जो उनका हमला था वो तो पसपा हो गया, वो हमें नजर आ रहा है। अब वो दूसरा हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब है पंजाब। देखें, पाकिस्तान की सियासत पंजाब की सियासत है, और पंजाब की सियासत इस वक्त जो है नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है ना, वहाँ पे इस वक्त कशमकश चल रही है। नून लीग के अंदर जो उनका जो इनकलाबी ग्रुप है, मैं हमेशा कहता हूँ खासतौर पर मरियम साहिबा का, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो उनका जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया है, जो उनकी ख्वाहिश थी कि हम लोगों के पास जाएंगे, अब उनको समझ नहीं आ रही कि हमने लोगों के पास जाना कौन सा बयानिया लेके। कुंडी साहब ने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आइंदा इंतखाबात से पहले
लोड शेडिंग खत्म हो जाती है, डॉलर 160-70 पे आ जाता है, लोगों की कुव्वते खरीद बढ़ जाती है, मुल्क के अंदर अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो जाती हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त बड़े अच्छे अंदाज से अगले इलेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन जो हालातों वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, अलादीन का चिराग मुश्किल है। हाँ जी, वो पॉइंट देंगे जनाब कुंडी साहब, तो आपको नहीं लगता इस्तेमाल करते हुए कुछ बिल्कुल सही है। अब कुंडी साहब, खान साहब जब दोबारा कॉल देंगे तब पेट्रोल भी पहली कॉल के मुकाबले में 60 रुपए कम से कम महंगा हो चुका होगा, अगर मजीद ना बढ़ गया तो बिजली महंगी हो चुकी। ये सारा जो पेट्रोल बढ़ रहा है, ये असल में इफ्तिखार दुरानी साहब की पार्टी में ऐसे पेट्रोल एक्ट कर रहा है ना, उनकी तहरीक में ईंधन एक्ट नहीं करेगा। मजीद आसान नहीं हो जाएगा खान साहब के लिए आपके खिलाफ लोगों को निकालना? देखें, हम तो काफी दिनों से इंतजार में थे कि इमरान खान साहब जो है, उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, नई तारीख दे रहे हैं, तारीख के इंतजार में थे कि अचानक इन्होंने कहा कि नहीं, गैर मुअय्यन मुद्दत हम मुलतवी करते हैं। अब हम इंतजार में है कि वो अगली कॉल कब देते हैं, कब लॉन्ग मार्च। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत में अगर पुरअमन एहतजाज होगा, जलसे होंगे, जुलूस होगा, ये जमहूरियत हुसन है, ये करते रहे। जहाँ तक पहले की बात हुई थी कि जी इनको टाइम, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट टाइम पूरा करे, जमहूरी हुकूमतों में क्लोज करना है, इसलिए बाकी ठीक है। मैं मुझे इजाजत करते हैं, मैं इसी पे खाली दुरानी साहब का फाइनल कमेंट ले लूं। सर, फिर क्या आप तारीख दे रहे हैं नए लॉन्ग मार्च की, इसी महीने में दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी महीने में देंगे। इमरान खान साहब खुद तारीख देंगे, लेकिन आप इनसे पूछे, कुंडी साहब ने आखिरी मार्च महंगाई के ऊपर किया था हमारे खिलाफ। हाँ, महंगाई मार्च नहीं कर रहे हैं, हम निकलेंगे। आप देखें 10 तारीख से अवाम निकल रही है, 54 दफ़ा निकल चुकी है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि 54 दफ़ा प्रोटेस्ट हुआ है विद इन 2 months टाइम। हम दोबारा तैयार है, अवाम तैयार है, मुझे वो बिल्कुल भी शक नहीं है कि बहुत जल्द हम श्रीलंकन मॉडल की तरफ जा रहे हैं। मुझे शक है कि वो ये लोग कर देंगे अगर ये लोग इस हुकूमत छोड़ेंगे नहीं और इलेक्शन नहीं कॉल करेंगे। मुझे उस तरफ लगता है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। हमने तो महंगाई के खिलाफ किया था, आप तो कुर्सी के लिए कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं इलेक्शन करो, हमें वज़ीर आज़म बनाओ। हम तो आप तो ये नहीं कह रहे महंगाई हो गई, आप तो कह रहे हैं वज़ीर आज़म तो बन गए आप, लेकिन महंगाई बढ़ गई। हम तो दोनों कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।